हेलो फ्रेंड्स, बीएसटीसी के लिए राजस्थान जीके से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है जिसमें सारे के सारे सवाल प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे हुए सवाल है, यानी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल है। पहले साथियों, प्रीवियस एग्ज़ाम के जो सवाल होते हैं वो वापस रिपीट होने के चांसेस अधिक होते हैं, इसलिए सारे के सारे प्रश्न आप देखिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहला सवाल है, गणेश्वर सभ्यता जो है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये सारे सवाल सभ्यताओं से संबंधित है। तो गणेश्वर सभ्यता जो है आपकी कौन से जिले में, सीकर जिले में है। ठीक है, सीकर जिले में, ऑप्शन थर्ड इसका सही आंसर रहेगा। प्यारे साथियों, गणेश्वर सभ्यता के बारे में और अधिक मैं जानकारी आपको दे देता हूँ। ये नीम का थाना तहसील में है और यदि इसका पूछा जाए तो नदी पूछा जाता है तो ये किस नदी के किनारे है, तो कांतली नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता है और इसकी खोज 1972 में, कब? 1972 में किसने की थी बताइएगा? रतन चंद्र अग्रवाल ने। रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की खोज कर दी थी। फिर वापस इसका उत्खनन का जो कार्य था, उत्खनन का कार्य करने वाला था 1977 में, वापस उत्खनन इनका किया गया था। ठीक है, 1977 में इसका उत्खनन किया गया था, जो कि रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार द्वारा किया गया था। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट जो है इसके बारे में, इसके उपनाम जो पूछ लिए जाते हैं, जो गणेश्वर सभ्यता है इसके उपनाम यहाँ पे पूछ लिए जाते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता के उपनाम मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। गणेश्वर सभ्यता जो है इसके उपनाम है पुरातत्व का पुष्कर। ठीक है, पुरातत्व का पुष्कर, पुरातत्व का पुष्कर भी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। और ताम्र युगीन सभ्यता, ठीक है, ताम्र युगीन, ठीक है, ताम्र युगीन सभ्यता, ठीक है, ताम्र युगीन सभ्यता भी इसे कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। ठीक है, ताम्र युगीन जो सभ्यताएं हैं उनकी जननी भी इसी को कहते हैं। और ताम्र संचयी भी इसे ही कहते हैं, ताम्र संचयी सभ्यता। ये सारे के सारे आपके गणेश्वर सभ्यता जो कि सीकर में स्थित है इसके उपनाम है। ठीक है, और यहाँ से महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं कि यहाँ से जो प्राप्त सामग्री है उनसे संबंधित भी सवाल अपन को देखने को मिलते हैं। तो गणेश्वर सभ्यता है, इस सभ्यता से हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि कौन सी उपकरण कौन से मिले थे। तो यहाँ से सुइयाँ मिली थी। ठीक है, सुइयाँ मिली थी। और यहाँ से बाणाग्रह भी मिला था, बाणाग्रह भी मिला था। और बाणाग्रह के अलावा आपको एक मछली पकड़ने का कांटा भी यहाँ पे मिला था, मछली पकड़ने का कांटा। ठीक है, मछली कांटा भी यहाँ से प्राप्त हुआ था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त हुई थी। भाले और कैश पिन वगैरह ये भी यहाँ से प्राप्त हुए थे। अब चलते हैं वापस अपने प्रश्न पे, लेकिन उससे पहले गणेश्वर सभ्यता का शॉर्ट अपन फॉर्म जानते हैं, शॉर्ट रूप में इसको समझ लेते हैं। ठीक है, गणेश्वर सभ्यता जो है इसको देखिएगा, इसकी खोज हुई थी 72 में, तो खोज 72 और वापस खुदाई हुई थी 77 में। ठीक है, खोज 72, खुदाई 77। तांबा और पत्थर यहाँ से निकला था और इसका उपनाम है पुरातत्व का पुष्कर और गणेश्वर सीकर। तो ये याद करने के पर्पज से इस प्रकार से अपन याद कर सकते हैं। तो अब चलिए वापस प्रश्नों की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न में से राजस्थान की ताम्र युगीन सभ्यता में से सबसे प्रमुख सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन ए आहड़, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी बैराट, ऑप्शन डी बागोर। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने आहड़ सभ्यता। ठीक है, आहड़ सभ्यता जो है वो सबसे प्रमुख सभ्यता है। कौन से युग की? ताम्र युगीन कालीन की। ठीक है, ताम्र युगीन सभ्यता में। तो अब देखिए, अब आहड़ जो आपकी बताई है, इस आहड़ के बारे में, आहड़ सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी हम जानते हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके लिए एक प्लेन पेज अपन लेते हैं। अब देखिएगा, आहड़ जो है ये कहाँ है बताइएगा? आहड़ उदयपुर के आगाठपुर गांव में। ठीक है, उदयपुर जो है, ये आहड़ सभ्यता जो है ये कहाँ अवस्थित थी? ये आपके उदयपुर। ठीक है, उदयपुर,
उदयपुर में एक जगह पड़ती है आघाटपुर गांव, ठीक है, आघाटपुर गांव, ठीक है, आघाटपुर, ये आघाटपुर से संबंधित है। तो अब यहाँ पे देखिएगा कि आघाटपुर में ये सभ्यता है, और आघाटपुर के अलावा अगर देखें तो यहाँ पे जो नदी है वो नदी कौन सी बहती है, आयड़ नदी के किनारे ये सभ्यता जो है यहाँ पे विकसित हुई थी। आयड़ नदी, आयड़ नदी, ठीक है, आयड़ के दो, या फिर आयड़ को ही अपन बेडच नदी भी बोलते हैं, बेडच नदी भी इसकी कोई कहा जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा इसकी जो खोज है, आहड़ सभ्यता की जो खोज है, आहड़ सभ्यता की खोज आपके 1953 में हुई थी, ठीक है, 1953 में खोज हुई थी। किसके द्वारा? अक्षय कीर्ति के द्वारा। किसके द्वारा? ये आपके अक्षय कीर्ति व्यास थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। इसके अलावा इसका उत्खनन जो कार्य है वो 1956 में हुआ था। उत्खनन कार्य 1956 में हुआ था, जो कि आपके रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था, ठीक है, रतन चंद्र ने किया था। रतन चंद्र अग्रवाल ने सीमित स्तर पर किया था, लेकिन बाद में इसका पुनः उत्पादन भी किया गया था। और पुनः उत्पादन जब हुआ था तो पुनः उत्पादन किसने किया था? ये एग्ज़ाम में सवाल कई बार पूछा हुआ है कि इसका पुनः उत्पादन जो है पुनः उत्खनन जो है ये किसने किया है? ये आपके HD सांखलिया ने किया है। किसने? आपका HD सांखलिया के द्वारा इसका पुनः उत्खनन किया गया था, जो कि कब किया गया था? 1961 से लेकर के 62 के मध्य ये आपके पुनः उत्खनन किया गया था। किसका? आहड़ सभ्यता का। अब इसके आहड़ सभ्यता के जो उपनाम है वो भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आहड़ सभ्यता के उपनाम कौन कौन से हैं? आहड़ के उपनाम, ठीक है, आहड़ सभ्यता के उपनाम भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि पूछे भी जाते हैं कई बार। तो सबसे पहला तो है इसका ताम्रवती नगरी, यानी ये ताम्रवती नगरी तो है, प्राचीन नाम था इसका। इसका आ जाता है आघाटपुर सभ्यता, ठीक है, आघाटपुर सभ्यता, क्योंकि आघाटपुर में ही है उदयपुर के, तो आघाटपुर सभ्यता। फिर 2 नंबर पे आ जाता है धूलकोट, भी इसी को कहते हैं। कौन सा कोट आपका? धूलकोट भी इसी को कहते हैं, धूलकोट सभ्यता भी इसी को कहते हैं। आहड़ या आयड़ संस्कृति की जो सभ्यता वो भी कहते हैं, बनास संस्कृति भी इसी को कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो इसका उपनाम है वो ये है मर्तकों का टीला, ठीक है, मर्तकों का टीला भी इसी आहड़ सभ्यता को कहा जाता है। तो ये इसके उपनाम हमने देखे। अब नेक्स्ट अपन अपने प्रश्नों पे चलते हैं। इससे पहले हम एक थोड़ी सी और बात कर लेते हैं आहड़ सभ्यता से संबंधित ही। आहड़ सभ्यता में देखिएगा प्राप्त हुई जो सामग्रियाँ जो है वो मृदभांड प्राप्त हुए थे, गोरे और कोठे, ठीक है, गोरे और कोठे की सभ्यता भी इसे कहते हैं। ये प्राचीन समय के जो अनाज इकट्ठा करने के जो पात्र हुआ करते थे ना, वो भी यहाँ पे मिले थे। गोरे और कोठे ये मृदभांड थे, ये लाल काले मृदभांड थे जिन्हें उल्टी तपाई शैली पर इनका प्रयोग किया गया था। और इसके अलावा ये सामान्य जानकारी यही थी। अब अपन वापस अपने प्रश्नों पे चलते हैं। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी और इसी में है कि आहड़ सभ्यता जो है वो 8 स्तर में बटी हुई थी। 8 स्तर इसके मिले थे, जिसमें एक लोहे की कुल्हाड़ी मिली थी और वो 8वें स्तर पे मिली थी। और 4वें स्तर में 2 तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई थी। और यहाँ पे बनासियल बुल जो है वो भी यहाँ से आहड़ सभ्यता से ही मिला था। तो आइए अपने प्रश्नों की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अपना प्रश्न संख्या 3, प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस स्थान को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? ताम्रवती के नाम से अभी अभी हमने बात की थी, ताम्रवती के नाम से आहड़ सभ्यता को जाना जाता है, ठीक है, आहड़ सभ्यता। इसका आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन 2। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ठीक है, कालीबंगा जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है क्या? बताइए। जुता हुआ खेत, काली चूड़ियाँ, काला पत्थर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा काली चूड़ियाँ। बंगा का मतलब चूड़ियाँ होती है और काले रंग की थी इसलिए कालीबंगा कहते हैं। तो इस कालीबंगा सभ्यता से संबंधित और महत्वपूर्ण तथ्य हम जानते हैं। आइए ब्लैंक पेज पे।
तो ये कालीबंगा सभ्यता एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से एक सवाल देखने को यहाँ से मिलता है कि सबसे पहले हम जानते हैं कि कालीबंगा सभ्यता है वो कहाँ स्थित है। तो ये हनुमानगढ़ ज़िले में आपके पड़ती है। कौन से ज़िले में? हनुमानगढ़ ज़िले में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो ये हुई थी आपके, कौन सी नदी थी बताइएगा? घग्गर नदी, ठीक है। घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता जो है विकसित हुई थी। और 1917 में एक इटली के विद्वान थे एलपी टेसिटोरी, जिन्होंने सर्वप्रथम कालीबंगा में ऐसा अनुमान लगाया था कि यहाँ पे कोई सभ्यता है। लेकिन इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? खोज की गई थी अमलानंद नाम के एक व्यक्ति थे, अमलानंद घोष, ठीक है। अमलानंद घोष के द्वारा सबसे पहले इसकी खोज की गई थी, यानी 1951 सिस्टमेटिक तरीके से 1951 और 52 में, ठीक है। 1951-52 में अमलानंद घोष के द्वारा, किसके द्वारा? अमलानंद घोष के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अब अमलानंद घोष ने एक सभ्यता और भी, जो सोंती सभ्यता नाम से एक और भी खोज की थी इन्होंने। इसके अलावा जो इसमें से जो चीज़ें प्राप्त हुई है वो जुता हुआ खेत भी यहाँ से प्राप्त हुआ था, ऊँट की हड्डियाँ यहाँ से प्राप्त हुई थी। इसके अलावा और भी जैसे देखा जाए तो हल्की रेखाएं और दोहरी फसल, ये चीज़ें यहाँ से प्राप्त नहीं हुई थी। बाकी ऊँट की हड्डियाँ और भूकंप से नष्ट होने के साक्ष्य भी यहीं पे हैं। भूकंप का जो प्राचीन जो साक्ष्य मिलता है वो भी कालीबंगा से ही मिलता है। और यहाँ से जो ईंटें प्राप्त हुई थी उनका आकार 4:2:1 में था, जिन्हें सूर्यतापी ईंटें कहते थे। और यहाँ से पक्की ईंटों और लकड़ियों से निर्मित घर भी यहाँ पे मिले थे, ठीक है। और यहाँ पे एक खोपड़ी प्राप्त हुई थी जिसमें 6 छिद्र किए गए थे। उसमें मतलब मस्तिष्क शोध यानी हाइड्रोसिफिलिस रोग था, उसके इलाज के लिए उसमें 6 छिद्र भी किए हुए थे। तो ये कालीबंगा से संबंधित सामान्य जानकारी है। साथ ही साथ इसकी जो खुदाई का कार्य है वो ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था 1961 से लेकर 69 के मध्य। इसके अलावा ये जैसे मान लो कालीबंगा से जो टेराकोटा शिवलिंग और दूध पिलाने की बोतलें, पैरों से चलाने वाले आटा चक्की, ये भी मिले हैं। और इसके अलावा जो डेल्स एक विद्वान थे, उन्होंने कहा कि इसका पतन सरस्वती नदी का मार्ग परिवर्तन हुआ था, इसलिए इसका पतन हो गया। और गोपीनाथ शर्मा कह रहे हैं कि यहाँ बरसात नहीं हुई थी, बारिश की कमी से इसका पतन हो गया था। तो चलिए अपन अपने प्रश्नों की ओर वापस चलते हैं। प्रश्न संख्या अपना है 5 कि राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले। तो प्यारे साथियों, बौद्ध संस्कृति जो है इसके अवशेष मिले थे आपके ओसिया, नागदा, गोसुंडा और बैराठ। तो बैराठ से यहाँ पे ये साक्ष्य मिले थे, बौद्ध संस्कृति के अवशेष यहाँ से बैराठ से मिले थे। तो लगे हाथ हम बैराठ सभ्यता को भी समझते हैं। आइए बैराठ सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो बैराठ जो सभ्यता है, देखिएगा, बैराठ सभ्यता ये जयपुर में इसका विकास हुआ था। बैराठ, ठीक है। बैराठ ये कहाँ स्थित है? अभी है जयपुर में, ठीक है, जयपुर में स्थित है। पूछा जाए कौन सी नदी के किनारे ये विकसित हुई थी, तो ये नदी है आपकी बाणगंगा। कौन सी गंगा? बाणगंगा नदी के किनारे बैराठ सभ्यता का विकास हुआ था। इसी बाणगंगा का एक अन्य नाम है, क्या है? अर्जुन की गंगा। क्या नाम है? अर्जुन की गंगा। अर्जुन की गंगा भी इसी सभ्यता को, इसी नदी को कहा जाता है, बाणगंगा को। अब इसके अलावा यहाँ से बैराठ से ही जो पुरापाषाण कालीन है, वो जो बर्ड रॉक पेंटिंग है, इसके सर्वाधिक साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल है, बर्ड रॉक पेंटिंग। बर्ड रॉक पेंटिंग के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। बर्ड रॉक पेंटिंग के साक्ष्य भी प्राप्त हुए, लेकिन बर्ड राइड रॉक यदि कहा जाए तो वो गरदड़ा बूंदी से है। ये एक्स्ट्रा जानकारी है, ठीक है। प्यारे साथियों, बताया जाता है कि बैराठ सभ्यता में ही जो पांडवों द्वारा अज्ञातवास का 13वां वर्ष यहाँ पे बिताया गया था। और भीमलत तालाब का भी जिक्र यहाँ आता है। इसमें बौद्ध धर्म के अगुंतर निकाय में जो 16 जनपद है उनका भी उल्लेख मिलता है।
तो इसलिए ये बौद्ध धर्म का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है। इसके अलावा यहाँ से बीजक डोंगरी जो थी, ठीक है, मौर्यकालीन के भी अवशेष यहाँ से मिलते हैं। तो मौर्यकालीन में जो बीजक डोंगरी सी जो पहाड़ी थी ना, उस पर 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट को अशोक के लघु शिलालेख प्राप्त हुआ था, जिसे भाब्रू शिलालेख के नाम से भी जानते, ठीक है। भाब्रू शिलालेख भी यहीं से प्राप्त हुआ था। भाब्रू शिलालेख भी यहीं से प्राप्त हुआ था। कहाँ से? बेरार सभ्यता से ही प्राप्त हुआ था। इसके अलावा जो सम्राट अशोक थे, उन्होंने यहाँ पे जो है बौद्ध भिक्षुओं के लिए 7 बौद्ध पुस्तकें लिखी और स्वयं को मगध अधिराज अपने आप को बताया था और उन पुस्तकों का अध्ययन करना जो बौद्ध भिक्षुओं के लिए ज़रूरी बताया था। फिर यहाँ पे भीम डोंगरी से भी अशोक के शिलालेख यहाँ से मिले थे। तो कुल मिलाकर यहाँ से बौद्ध धर्म के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बैराट से ही मीनांडर की मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई थी, जिनमें पंचमार्क सिक्के चले थे, ठीक है। पंचमार्क सिक्के भी यहीं से प्राप्त हुए थे, जिनमें आपके मीनांडर और इसकी मुद्राएं, आपको 36 मुद्राएं प्राप्त हुई थी। 36 मुद्राओं में जैसे मान लो 8 तो पंचमार्क या आहत थे और जिनमें 28 थे हिंद यादव जो हिंदू शासक थे उनकी मुद्राएं थी। 36 मुद्राओं का यहाँ पे वर्णन भी मिलता है। इसके अलावा जो आपके इसकी खोज है वो की थी आपके दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी ने 1936 में की थी और दयाराम साहनी, ठीक है, 1936 का लेते हैं आपके 1936 में दयाराम साहनी, दयाराम साहनी, ठीक है, दयाराम साहनी। और 1961-62 में 1962-63 में नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने इसका उत्खनन किया था और दयाराम साहनी ने भी 1936 में इसका ये किया था, ठीक है, खोज की थी, ठीक है। और दयाराम साहनी ने तो सीमित स्तर पर की थी, लेकिन पुनः उत्खनन जो है नील रत्न बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने किया था। चलिए अपना अगला सवाल है कि आपके देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? तो धूलकोट हमने अभी समझा है, आहड़ को धूलकोट कहा जाता है। 7वां सवाल है, बौद्ध धर्म से संबंधित पुरातत्व अवशेष कहाँ से मिले थे? तो अभी हमने देखा था बैराट से हमें मिले थे। क्वेश्चन नंबर 8 अपना है कि बौद्ध जो विराट नगर या बैराट है, इसमें प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ये आपके दयाराम साहनी इसका आंसर हो जाएगा, अभी हमने समझा था। फिर है बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में है? तो बागोर बताइएगा किस में था? बागोर भीलवाड़ा में इसका आपके केंद्र मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 आपका आ जाता है कि आहड़ संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो आहड़ हमने अभी समझा ही था, आहड़ संस्कृति के अवशेष जो है वो उदयपुर से मिले थे। साथ ही साथ एक प्रश्न अपना और है कि बैराट प्राचीन भारत में किस जनपद की राजधानी थी? तो बैराट किस जनपद की राजधानी थी? इसका आंसर आप बताएं, बताइए। बैराट मत्स्य जनपद की राजधानी थी। फिर अपना क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 है, राजस्थान में किस स्थल पर हल से जुते हुए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो जुते हुए हल जो है वो आपके कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। और आज का अंतिम प्रश्न है कि प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम आप बताएं। तो सरस्वती नदी कह दो या फिर आप कौन सी नदी कह दो, कालीबंगा से संबंधित ही ये नदी जाएगी। द्रव्यवती, दृश्यवती भी इसे कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि सरस्वती नदी या फिर घग्गर नदी भी इसे कह सकते हैं। तो ये कालीबंगा इस नदी के किनारे विकसित हुई थी। इस प्रकार से हमने ये सभ्यताओं से संबंधित सवाल देखे और मुख्य मुख्य सभ्यताओं का वर्णन भी हमने समझा, अन्य जानकारियां भी ली। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।